हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 17 पढ़ाने वाली हूँ। धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले हमारे भारत के प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने जीवन में किस तरह संघर्ष किया, किस तरह इतने ऊंचाई पर पहुँचे और कामयाबी हासिल किए, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इस पाठ के द्वारा। तो चलिए पढ़ेंगे। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विनीता पांडे ने लिया था। उस साक्षात्कार का संपादित यानी लेख का कुछ अंश यानी भाग यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे बताया गया कि हॉकी के सुप्रसिद्ध यानी प्रख्यात खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 साल के हो गए थे, तो उनका एक इंटरव्यू साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। उस साक्षात्कार का कुछ अंश यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। विनीता, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य यानी तकलीफ़ से भरा रहा है। उस सफ़र के बारे में बताएं। यहाँ पे विनीता धनराज पिल्ले से उनका साक्षात करते हुए इंटरव्यू लेते हुए पूछी हैं कि खिड़की पुणे की तंग यानी छोटी सी गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक का आपका सफ़र यानी यात्रा बहुत लंबा और तकलीफ़ों से भरा रहा है। उस सफ़र के बारे में, उस यात्रा के बारे में बताएं। आगे है, धनराज, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत यानी औकात नहीं थी मेरी। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज यानी धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती यानी मूल्यवान थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। विनीता के पूछने पर धनराज पिल्ले बता रहे हैं कि उनका बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। कह रहे हैं कि हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी हॉकी का शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने की हैसियत यानी औकात नहीं थी मेरी। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था यानी खेलता था। वह मुझे तभी मिलती थी, तभी वो देते थे जब वो खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता था, अपना नंबर आने का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई का भारतीय कैंप में चुनाव हो गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, मूल्यवान थी, क्योंकि वह मेरी अपनी हॉकी स्टिक थी। आगे, मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू यानी संघर्षशील था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उसी साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन यानी बहुत ही अच्छा खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद अर्थात आशा जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था।
बड़ी मायूसी हुई, मगर 1 साल बाद ही ऑल विन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ पे धनराज पिल्ले जी बताते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा मेरा चेहरा था। अपनी दुबली कद काठी यानी शरीर की बनावट के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था, लोगों पर उसका प्रभाव ऐसा था कि मुझसे भिड़ने का कोई प्रयत्न नहीं करता था। मैं संघर्षशील था, यानी किसी भी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। और कह रहे हैं कि 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला गया। उसी साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बहुत ही अच्छा खेल खेला। हमने बहुत ही धूम मचाई अपने खेल के कारण। इसी के चलते मेरे अंदर एक आशा जगी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, निमंत्रण आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। यह देखकर मेरे अंदर बहुत ही मायूसी हुई, हताशा हुआ, मगर 1 साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अर्थात आगे बढ़ता चला गया। आगे विनीता पूछती हैं फिर, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज बताते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, यानी कमज़ोर था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था, मुश्किल था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी तक की नौकरी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता जब पूछती हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, यानी जब आप विद्यार्थी थे तो आपका उस समय का जीवन कैसा था, अपने स्कूल के दिनों से आपकी कुछ किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं, तो धनराज पिल्ले बताते हैं कि मैं पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर था। किसी तरह 10वीं पास तक पहुंचा, मगर उसके आगे पहुंचना बहुत कठिन था। और कह रहे हैं कि एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से, अभिमान से यह कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए बताते हैं और कहते हैं कि और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। असुरक्षित का मतलब कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, कारण हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। लाग लपेट का मतलब होता है इधर उधर बात करने वाला आदमी नहीं हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में, यानी चढ़ाने बढ़ाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, अर्थात लड़ना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ, अर्थात इज्जत करता हूँ।
मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता यहाँ पे जब पूछती हैं धनराज से कि आप इतने तुनक मिजाजी क्यों हैं, यानी तुरंत गुस्सा क्यों हो जाते हैं, कभी कभी आप आक्रामक हो जाते हैं, बहुत क्रोध दिखाने लगते हैं। तो धनराज पिल्ले बताते हैं कि इस बात का संबंध यानी रिश्ता मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहा कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमें पालने पोसने में बहुत ही युद्ध करना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी यानी मेरा दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसके पीछे बहुत ही कारण है। लेकिन मैं बिना घुमाए फिराए बात करने वाला आदमी हूँ। जो मन में आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद में कई बार उस चीज़ के लिए मैं पछताता भी हूँ। मुझे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता है। दूसरे लोगों को जो मुझे उकसाने में उनको आनंद आता है, चढ़ाने बढ़ाने में उनको मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिसके कारण मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ, बात बात पे गुस्सा हो जाता हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान हूँ। मैं किसी को दुख में नहीं देख सकता हूँ। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होता है। आगे विनीता पूछती हैं आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, यानी क्या महत्व है, स्थान है। धनराज सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। विनीता यहाँ धनराज से पूछती हैं कि आपके परिवार की आपके लिए क्या महत्व है, अहमियत है, क्या स्थान है। तो धनराज पिल्ले बताते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा सीख मुझे अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने का प्रयत्न किया। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ, मतलब बहुत पास में हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि यानी प्रख्याति सिद्धि को विनम्रता के साथ, बहुत नम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। स्रोत का मतलब होता है प्रेरणा का माध्यम रही हैं। आगे पढ़ते हैं। विनीता आपने सबसे पहले कृत्रिम यानी बनावटी घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली। धनराज मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कार्वलोहो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुण बता रहे थे, और तब जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता जब पूछती हैं धनराज से कि आपने सबसे पहले कृत्रिम यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली, तब धनराज बताते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कार्वालोहो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम यानी बनावटी घास पर खेलने के खासियत बता रहे थे, गुण बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे तब मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस तरह तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके।
आगे विनीता धनराज से पूछती हैं कि हर युवक का यह सपना होता है, ख्वाब होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज पिल्ले बताते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी इनाम खिलाड़ी आगे विनीता पूछती हैं कि धनराज से कि हर युवक का यह सपना होता है, ख्वाब होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज बताते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी इनामी खिलाड़ी बन चुका था। नामी मतलब यानी प्रसिद्ध। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत यानी औकात मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर यानी प्रसिद्ध चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपने परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है, जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेटर हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता जब धनराज पिल्ले से पूछती हैं कि आप हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तो धनराज बताते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। जब तक मैं बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी बन चुका था। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रख्याति हासिल होने के साथ साथ पैसा भी लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में यात्रा करता था, क्योंकि टैक्सी में जाने की चढ़ने की मेरी हैसियत नहीं थी। करें कि मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरा फ़ोटो खींचकर अगली सुबह अखबार में यह छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा करता है। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि मैं प्रसिद्ध चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में यात्रा करने से बचना चाहिए। बता रहे हैं कि लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपने परिवार को चलाना पड़ता था, उनका पालन पोषण करना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा एकत्रित करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है, जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेटर हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदा हुआ कार है। आगे विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर अच्छी ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई, उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। एक छोटा घर जरूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने का
मेरी खुद की हैसियत अर्थात औकात कभी नहीं हो पाती। यहाँ पे विनीता पूछती हैं धनराज पिल्ले से कि सफलता कामयाबी का आपके लिए क्या महत्व है, क्या कीमत है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला? तो धनराज पिल्ले बताते हैं कि कुछ रुपए इनाम में यानी पुरस्कार में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके बराबरी में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को, कठिनाइयों को, मुश्किलों को दूर करना और उन सबको एक अच्छी ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए बहुत था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने का मेरी खुद की हैसियत औकात कभी नहीं हो पाती। आगे विनीता पूछती हैं कि सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज पिल्ले बताते हैं कि बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान मिली। विनीता पूछती हैं कि जब आप सेलिब्रिटीज़ के साथ मंच पर बैठते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो धनराज बताते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब मुझे यह मालूम हुआ कि हम कितने खास हैं, विशेष हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह मान सम्मान मिली है मुझे। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 1 से 2 बार। शब्दार्थ आपको नोट में लिख लेना है। लेसन जो भी इसके पहले दिया गया है सभी को लिखना है, पूरा करना है नोटबुक में। स्वाध्याय है तो स्वाध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।